वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एमसीक्यूज जो हमने लास्ट जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ा था मोशन। सो उसी टॉपिक में हम एमसीक्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वो आपको क्या देती है, दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज ए पार्ट। तो ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो देगी आपको वो क्या देगा, वो आपको स्पीड देगा। सिमिलरली अगर आपने निकाला स्लोप ऑफ डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी तो वो क्या देगी, वेलोसिटी देगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी देगी। सिमिलरली अगर आप स्लोप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो वो आपको देगा एक्सीलरेशन। वो क्या देगा, एक्सीलरेशन। एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसके अंडर का एरिया आपको क्या देगा, वो देगा आपको डिस्टेंस। सो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, बट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो वो आपको डिस्टेंस देगा। Question number 2. What would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half circle? So अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और हाफ सर्कल के बाद आपको बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ठीक है, हाफ सर्कल मीन्स सपोज ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से वो चला, हाफ सर्कल मीन्स यहाँ तक आएगा, ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर हाफ साइकिल किया, मुझे बताओ अगर एक फुल कंप्लीट रिवॉल्वेशन करेगा तो कितना डिस्टेंस होता है, वो उतना ही डिस्टेंस होगा सर्कुलर मोशन में जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस दैट इज पेरीमीटर वो होता है 2πr। बट हाफ सर्कल कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 कैंसिल, πr आपका आ जाएगा डिस्टेंस। πr उसने अगर हाफ साइकिल करेगा तो πr डिस्टेंस होगा, बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है। ये तो मैंने डिस्टेंस फाइंड किया। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं हम, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, ये देखो यही मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, इनके बीच का जो स्टेट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को हम तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये तो देखो इस केस में डायमीटर आ रहा है हाफ, जब हाफ सर्कल करेगा डायमीटर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी डायमीटर, और डायमीटर को हम 2 टाइम्स r भी लिख सकते हैं। सो 2r इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ πr नहीं कर देना, πr अगर डिस्टेंस पूछा होता तो फिर πr आता। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है आपका तो एक सर्कल में डिस्टेंस होता है 2πr। अगर एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक चक्कर अगर पूरा काटा, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आया तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो कोइंसाइड हो गया ना, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, दैट मीन्स जो ग्रेविटी के अंदर फॉल हो रही है और कोई भी उस पर फोर्स नहीं लग रही, तो क्या ट्रू होगा, इट मूव्स विद 0 एक्सेलरेशन। तो ये तो गलत हो जाएगा, उस पर तो एक्सेलरेशन ड्यू, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है ना, g = 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे इतनी एक्सेलरेशन तो लगती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट हैज़ 0 वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। अगर वो फॉल कर रही है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन आती है, हर सेकंड उसकी इतनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, g = इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.81 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड स्पीड उसकी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो वेलोसिटी 0 तो हो नहीं सकती, वेलोसिटी उसकी होगी तभी तो फॉल कर रही है, और उसकी वेलोसिटी विद टाइम इंक्रीज होगी। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, 9.81 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मीनिंग ये हो गया कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बाय 9.81 मीटर पर सेकंड। सी पार्ट, इट हैज़ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये तो सही है, उसकी एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रही है वो कितनी एक्ट कर रही है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट यही रहेगी ये वैल्यू। ठीक है, और वो नॉन जीरो है, हाँ ये नॉन जीरो है, 9.81 है ना, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या उस पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रही है, नो, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंड दैट वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज पॉसिबल। इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। ए पार्ट, अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन हैव एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन हो सकती है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी वहीं पे एक्सेलरेशन आएगी। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होते ही नहीं, अभी हमने इस एग्जांपल में भी देखा। ठीक है ना, देखो डिस्टेंस क्या आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था
पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही थी 2r फॉर हाफ सर्कल। फुल सर्कल के लिए करोगे तो डिस्टेंस आएगा 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट आएगी 0। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओनली इक्वल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन है उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी पार्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है देन द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। तो तब क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी अगर वेलोसिटी 0 है? तो ऐसा एक केस बनता है जिसमें, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। सी पार्ट इज योर आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैसे होगा देखो, अगर वेलोसिटी 0 है तो तब भी उसमें एक्सेलरेशन होगी। ऐसी एग्जांपल देख, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल लिया या स्टोन लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि नीचे से उस पर ग्रेविटी लग रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, क्या इस पे एक्सेलरेशन भी 0 होगी? नो, इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। इस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन ओनली एग्जांपल वेयर वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो तो जरूरी नहीं है उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 ही होगी एक्सेलरेशन, बट ये एक केस बनता है ऐसा जिसमें वेलोसिटी 0 होती है बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। तो आपका सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेंस कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको कल पढ़ाया था अच्छे से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बताया था, स्पीड कांस्टेंट होती है, यस स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ लो बाकी ऑप्शन। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? नहीं। मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज में अगर दोनों चीजें, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आपके पास, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों कांस्टेंट होंगे तब हम बोलेंगे वो क्वांटिटी एज ए होल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी के हर पॉइंट पे, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये सही हो जाएगा आपका। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा इस केस में बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो क्या कह रहा है कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपकी जो एस है इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाऊंगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, तो लेट कर लेते हैं सी आ गया, सी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है इनमें से क्या ट्रू होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, ये हमें डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम जब डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो बोथ साइड मैंने टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी टी से डिवाइड किया और यहाँ भी टी से डिवाइड कर दिया, तो ये टी ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बचेगा आपके पास एक टी कैंसिल हो गया, सी टी। तो वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, इट मीन्स वेलोसिटी भी टाइम के साथ इंक्रीज होगी। सो वेलोसिटी यहाँ पे ए पार्ट में लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, इट मीन्स उस पर एक्सेलरेशन आ रही है। अब कैसी एक्सेलरेशन है, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, उसके लिए क्या करो आप वेलोसिटी को एक बार और टाइम से डिवाइड कर दो, क्योंकि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ही एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ भी जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम और टाइम कैंसिल, तो आपके पास वी अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया सी, दैट इज कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन हियर इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगी। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, तो डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही होती है, वैसे ही रहेगा कांस्टेंट साथ में, वैसे टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना अगर आपको आता है तो फिर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंस ये आ गया आपके पास वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वी को वापस डिस्प्लेसमेंट, वी को वापस आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब क्या आएगा, 2c वैसे ही रहेगा और t की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी तो 2c आ गया। अब dv/dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो एक्सेलरेशन होता है। देखो एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट आ रही है, 2 भी एक कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी बट v कांस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज v डिपेंड्स ऑन t। v जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो v यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर आप एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो पहले तो उसका ग्राफ बना के मुझे बताओ स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम ड्रा कर रहे हैं इस बॉडी का, यहाँ पे आ गया टाइम, यहाँ पे आ गई स्पीड, और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इट मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही विद टाइम। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसकी स्लोप कितनी होगी, तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी स्लोप हमेशा 0 होती है। स्लोप क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, स्लोप होता है आपका या तो tan थीटा के बराबर ही होती है, विच इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, ये वाला, इसका tan कर दो तो वो आपकी स्लोप आ जाती है। अब इस केस में मुझे बताओ कितना एंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के तो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब 0 एंगल बन रहा है, तो tan 0 डिग्री कर दो। tan 0 डिग्री करोगे, tan 0 डिग्री 0, तो स्लोप यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और यही tan थीटा को हम y/x भी लिखते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं देखो ट्रायंगल को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो
इस ट्रायंगल में tan थीटा करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया y कोऑर्डिनेट, ये देखो ये x एक्सिस पे है तो ये x कोऑर्डिनेट, तो tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा y/x। तो स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं। याद ही रख लो, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। पॉजिटिव स्लोप कब होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी जब इस तरह का ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव स्लोप कब होगी, जब इस तरह का ग्राफ बनेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जो इस तरफ क्वांटिटी होगी ना इस y एक्सिस पे ये डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे तो स्पीड होती है, तो स्पीड जब डिक्रीज हो रही होगी तो ऐसा बनेगा ग्राफ, और इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव। इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मीन जो y एक्सिस पे जो भी होगा, जो भी चीज़ लोगे आप, यहाँ पे हमने स्पीड ली हुई है, वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम, देखो इंक्रीज हो रही है। इतने टाइम पे इसकी वैल्यू ये थी, अब इतने टाइम पे देखो वैल्यू, टाइम बढ़ा तो स्पीड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं कर देना, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जो भी चेंज, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो मैंने अभी बताया, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लेता तो वो देता डिस्टेंस, तो डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर t सेकंड्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड t। तो t आपको फाइंड करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, पहले गिवन लिख लो, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको दिया एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आगे कह रहा है t सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। सो u इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम t आपको फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे जिसमें ये 4 वेरिएबल आ रहे हो, वही इक्वेशन यूज करोगे ना। सो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, v यहाँ पे आपको कितना 10 वैल्यू पुट कर दो, u कितना है 0, ए भी आपको दिया कितना 2 इंटू टी, तो 2 यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो टी विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 सेकंड्स। कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, 2 ट्रेन्स ऑफ 40 मीटर लेंथ ईच, 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ 40 मीटर है, और ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरी की 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो वो दोनों ट्रेन, देखो दोनों ट्रेन्स की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना लेना है, दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनको कितना डिस्टेंस लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो इनको डिस्टेंस लगेगा, इन दोनों की जो लेंथ है उनको ऐड करना होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस, अगर सपोज इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, तो इनका क्रॉसिंग वाला डिस्टेंस हो जाएगा सम ऑफ दीज टू लेंथ्स, बस यही यहाँ पे आपको याद रखना था। तो एक ट्रेन की लेंथ है 40 मीटर, तो दोनों की लेंथ हो जाएगी 80 मीटर, तो इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 80 मीटर अपॉन स्पीड। अब स्पीड यहाँ पे कौन सी लेनी है, 10 लेनी है 15, यहाँ पे लेनी है आपको रिलेटिव स्पीड, कौन सी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो इस केस में ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों की ऐड हो जाएगी, दैट इज 10 + 15 दैट इज 25। तो इनको डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर एज 25 3 = 3.2 सेकंड्स, दैट इज ये सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट इज योर आंसर 3.2 सेकंड्स। अगर यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन दे देता तो फिर आपका आंसर क्या होता, फिर आपका आंसर हो जाता 80 अपॉन, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, माइनस करके। सो लार्जर वेलोसिटी जो होगी 15, उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो अपॉन 5 आ जाएगा आपके पास, 16 सेकंड। तो उस केस में इनको कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड। कॉमन सी बात है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो गाड़ी जा रही है तब वो जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, या सेम डायरेक्शन में जब ओवरटेक करना हो तो टाइम ज़्यादा लगता है ना, वो इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि रिलेटिव स्पीड उस केस में माइनस हो जाती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे क्रॉसिंग का टाइम जो है वो कम लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, A bullet hits a sandbox with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड and penetrates it up to a distance of 6 सेंटीमीटर. Find acceleration. क्या कह रहा है, जो आपको पहले गिवन दिया है वो लिख लो आप। एक बुलेट है, उसने एक सैंड बॉक्स को हिट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो ये तो उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आ गई, दैट इज u इज इक्वल टू आपको दिया 20 मीटर पर सेकंड, और फिर वो हिट करने के बाद पेनिट्रेट करती है उसमें 6 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो रुक गई होगी, दैट मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो है 6 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो बाकी यूनिट्स मीटर में है, तो इसको भी मीटर में कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर इज योर डिस्टेंस। फाइंड, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो टी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो टी वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी, पहले दोनों इक्वेशंस में टी आता है, थर्ड इक्वेशन में टी नहीं आता, तो थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। v² v तो 0 है तो 0 का स्केयर माइनस u², u कितना है 20, सो 20 का स्केयर करेंगे तो 400 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 × a × s, s कितना है 0.06। अब ये 0.06 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, सो a विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 0 - 400 करेंगे तो -400 बचेगा, -400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.06 को मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये 2 को काट दो, 2 100 सा, ये आपके पास आ जाएगा -100, और ये 10⁻², जब ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6,
इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻² मीन्स 100, 100 इंटू 100 इज 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 6 करोगे, यू विल गेट विच इम्प्लाइज दैट ए विल बी इक्वल टू 0 - 400 करेंगे तो 400 ही बचेगा, और 2 और ये 0.06 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, इनको डिवाइड करो, यहाँ पे ये माइनस का है, तो आपको आंसर मिलेगा -3333.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। इसको डिवाइड कैसे करना है, देखो ये तो 2 तो कट जाएगा इससे 200 से, सो आपके पास आ जाएगा -200 डिवाइडेड बाई 0.06 है, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कर देंगे, तो 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा, ऊपर आएगा आपके पास 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। अब इनको डिवाइड कर लेना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ कार मूव्स फॉर 60 सेकंड्स कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3600 मीटर विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन। वो कह रहा है, देखो आपको गिवन क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड, कवरिंग अ डिस्टेंस दिया हुआ है 3600 मीटर विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू 0 दी है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ऐसी इक्वेशन यूज करो जिसमें वी ना हो, जिसमें वी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आपको गिवन ही नहीं है। तो ऐसी सेकंड इक्वेशन होती है S = ut प्लस हाफ AT², एस आपको दिया 3600 इज इक्वल टू यू आपका 0 है तो u इंटू टी 0 ही होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो उसको छोड़ दो, आपके पास बचेगा हाफ इंटू AT²। ए आपको फाइंड करना है और टी का स्केयर कर दो, टी यहाँ पे 60 है, 60 का स्केयर करेंगे तो 3600, ये 3600 कैंसिल, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जहाँ पे भी रेस्ट ये वर्ड आएगा रेस्ट, तो समझ आना उसका मीनिंग होगा u = 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी v की वैल्यू है, 0 से स्टार्ट हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी, विद एन एक्सेलरेशन भी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो जिसमें टी ना आता हो, क्योंकि यहाँ पे टी आपको गिवन नहीं है, सो थर्ड इक्वेशन यूज होगी, v² - u² इज इक्वल टू 2as, v आपको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, u 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू a आपको दिया है 10, इंटू s आपको फाइंड करना है, 10 × 20, 20 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो s विल बी इक्वल टू 25/20, इनको डिवाइड करोगे 1.25 मीटर्स आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 मीटर पर सेकंड कैन बी रिटन इन किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या बताया था आपको 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो तब 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 5 3 15, 3 18 54 किलोमीटर पर आवर, 54 कहाँ पे है, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये आप खुद करोगे, इसको क्वेश्चन नंबर 16 को खुद करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, द एल्टीट्यूड y इज गिवन बाय, तो y आपको दिया हुआ है एल्टीट्यूड, ठीक है, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, उसने जो डिस्टेंस कवर किया ऊपर वाली तरफ एल्टीट्यूड, तो ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है उसकी, ठीक है, उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है y = t के साथ 5t² - 2t + 10। अब आपको क्या फाइंड करना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले यहाँ से वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करेंगे, सो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, dv/dt जो होगा वो वेलोसिटी होगा, डिफरेंशिएशन करो, 5 एज इट इज, t² की हो जाएगी 2t, 2 पीछे आएगा तो 2 5 10t हो जाएगा, ये माइनस टी की डिफरेंशिएशन 1 होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे से 2 बचेगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 होती है तो वो तो बचेगा ही नहीं, तो ये v की आपके पास इक्वेशन आ गई, v = 10t - 2। अब आपको कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी, इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका था तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे तो टाइम स्टार्ट हुआ होगा जस्ट, तो यहाँ पे टाइम तो 0 होगा, सो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, टी की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये पूरी टर्म 0 -2 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, -2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे नहीं है, तो डी पार्ट इज योर आंसर, 2 नहीं लगा देना, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है, वेलोसिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना होगा वेक्टर क्वांटिटीज में। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C एंड D इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, 4 बॉडीज का, आपको बताना है कौन सा फास्टर है ऐसे, ठीक है, मुझे बताओ इन सब में से किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिसकी भी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी ना, जितनी ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको क्या देती है, वो हमको स्पीड देती है, यही बोला था। अब जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। अब इन चारों में से स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी है, स्लोप क्या होता है, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा एंगल तो यही वाली लाइन बना रही है ना, डी वाली, डी की सबसे ज़्यादा स्लोप है तो डी की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, सी की उससे कम है तो उससे कम होगी, बी की उससे कम है उससे कम होगी, ए की उससे कम है उससे कम होगी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो हमें ए पार्ट में क्या बोला हुआ है, बी इज फास्टर देन सी, क्या बी जो है वो सी से फास्टर है, नहीं, सी वाला ज़्यादा फास्टर है, सी की स्लोप बी से ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। डी इज स्लोएस्ट, क्या डी सबसे स्लो है, नो, डी तो सबसे ज़्यादा फास्ट है, इसकी स्लोप तो सबसे ज़्यादा, तो इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। सी इज फास्टर देन डी, क्या सी डी से फास्टर है, नो, सी इज स्लोअर देन डी। ए इज द स्लोएस्ट, ए यहाँ पे, हाँ, ए इज द स्लोएस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट। तो आपको याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी स्पीड होगी, बिकॉज स्लोप ही हमें स्पीड देती है।
क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड अदर हाफ एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इसका डायरेक्ट आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 40 इंटू 50 अपॉन 40 प्लस 50। इसको करो सिंप्लीफाई, 2 40 80 इंटू 50 अपॉन आ जाएगा 90, 1 0 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 44.4 समथिंग आएगा आपके पास एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। सो 45 इज योर अप्रॉक्सीमेट आंसर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन मोशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।